गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत ही बर्निंग इशू को लेकर के हम लोग उपस्थित हैं और वो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, आंतरिक सुरक्षा, जो कि जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जाम में ये पूछा जाता है सवाल, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नक्सलवाद के मुद्दे पर, और ये क्यों सुर्खियों में रहा। हाल ही में गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर एक बड़ा जो है देखा गया ट्रेंड कि कैसे जो माओवादी हैं और जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसके चलते धीरे धीरे नक्सल जो वायलेंस है वो सब कम हो रहा है। तमाम ऐसे इलाके हैं भारत के जहां नक्सल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो रही हैं, और इसी क्रम में गढ़चिरौली में भी ये चीज़ देखी गई है। तो जो दो अपराधियों ने, जो नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर किया, उनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनामी राशि रखी गई थी, बाउंटी थी 8 लाख रुपए की। और जब उन्होंने सरेंडर किया तो महाराष्ट्र की जो सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत उन्हें जो है रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए 4.5 लाख रुपए मिले। दोनों को 4.5 लाख रुपए, एक को और दूसरे को भी 4.5 लाख रुपए। यानी कि जब भी कोई नक्सली और माओवादी सरेंडर करता है तो हमारा होम मिनिस्ट्री जो है, गृह मंत्रालय, वो भी सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जो है पुनर्वास के लिए, एम्प्लॉयमेंट में एंगेज कराने के लिए ऐसे जो वित्तीय सहायता है वो देता है, और राज्य सरकारें भी देती हैं। तो राज्य सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, तो उससे ये पता लगता है कि आने वाले समय में नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है, माओवादियों को कैसे सरेंडर के माध्यम से हम नक्सलवाद और माओवाद को मुक्त कर सकते हैं। तो साथियों, वर्तमान समय में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नक्सलवाद से निपटने के लिए बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में जो कोया कमांडोज, महाराष्ट्र में जो C60 कमांडोज हैं, वो एक एलीट फोर्स है, वो कार्रवाई करता है नक्सलियों के खिलाफ। और वो स्पेशली ट्रेंड है कि कैसे नक्सल एक्टिविटीज़ जो हैं, या जो नक्सली गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं या झाड़ियों में छिपे रहते हैं, एम्बुश करते हैं, उनको कैसे काउंटर करना है, उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। तो C60 कमांडोज को काम दिया गया है महाराष्ट्र में, खासकर गढ़चिरौली वाले एरिया में, कि वो नक्सलियों से निपटे। और गढ़चिरौली नक्सल अफेक्टेड एरिया रहा है महाराष्ट्र में। गोंदिया भी एक जिला है, वहाँ भी महाराष्ट्र में वो भी नक्सल अफेक्टेड रहा है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो भारत के गृह मंत्रालय का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि भारत के 38 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी उग्रवाद है, यानी नक्सलवाद और माओवाद है। तो भारत के 10 राज्यों के 38 जिलों में इस समय नक्सलवादी और माओवादी घटनाएं देखी जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो घटनाएं देखी जाती हैं वो बिहार में हैं, झारखंड में हैं, उड़ीसा है, केरल है, झारखंड, जो पश्चिम बंगाल है, इन सब इलाकों में देखी जाती है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ये घटना देखी जाती है। तो सरकारों ने इस पर बहुत ढेर सारे काम जो किए हैं, उस पर चर्चा करने से पहले हम लोग ब्रीफ में जानते हैं कि नक्सलिज्म क्या है और कैसे वो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या नक्सल जो मूवमेंट है वो भारत में किसी आइडियोलॉजी के प्रभाव में आया था? तो इसका जवाब है हाँ। माओवादी विचारधारा जो 1949 में चीन में फैली और चीन के साथ साथ दुनिया के और तमाम हिस्सों में भी फैली, उससे भारत के कई ऐसे लोग थे, प्रभावित हुए थे, जिन्होंने नक्सल मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो माओइस्ट आइडियोलॉजी का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है नक्सली आंदोलन पे। 1967 में जो पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव है, वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं देखी गईं कि किसानों के जो अधिकार थे उसको जो है छीना जा रहा था। किसान जो चाहते थे कि जमींदार या जागीरदार, साहूकार या मनी लेंडर, जो अलग अलग ऐसे लोग हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो उनको सताएं ना, लेकिन उनको जो है प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। यानी लॉ के हिसाब से अगर लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तब भी नहीं मिल रहा था। उसके साथ साथ उन्हें फिनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी कि भाई कृषि है, कृषि करना है, ड्रॉट हो रहा है, सूखा है, अकाल आ रहा है, फेमाइन है, और तमाम तरीकों से उनकी फसल नष्ट हो रही है, तब भी उनसे लगातार जो है, जो राजस्व है, जो लगान की दर है, उसको बढ़ा करके वसूला जा रहा है। ऐसी स्थितियों में जब
धीरे धीरे इन लोगों की मतलब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में जो किसान थे, जो मजदूर वर्ग के ऐसे लोग थे जिनके मन में ये आस्था हट गई कि सरकारें हमारे लिए होती हैं, सरकारें हमारे कल्याण के लिए काम करती हैं, तो उनके मन में जो असंतोष पैदा हुआ कि अगर ये जो संसाधन हैं अलग अलग प्रकार के, इन संसाधनों पर हमारा कंट्रोल नहीं है और स्टेट भी गलत तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़े लोगों के हित में, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, जमींदारों के हित में कर रही है, तो हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी, हिंसक तरीके से चीज़ों को छीनना होगा। और जब ऐसी थॉट इनके मन में आई तो उस समय 3-4 ऐसे लीडर थे। एक लीडर था कानू सान्याल, एक लीडर था जंगल संथाल और एक थे चारू मजूमदार। और ये सब लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी सीपीआई जो 1964 में बना था, उससे जुड़े हुए थे और उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। और जब इन लोगों ने माओइज्म को देखा कि माओइज्म कहता है कि भाई पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम बैरल ऑफ गन, यानी राजनीतिक सत्ता बंदूक की नोक से आती है, तो क्यों ना हम किसानों को, क्यों ना हम मजदूरों को और ऐसे जो ग्रामीण हैं उनको ये हथियार दे दें माओवादी विचारधारा का, हिंसा करने का, कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ें और जो भी संसाधन है उस पर कब्जा कर लें, जरूरत अगर लगे तो उसको लूट भी लें, लूट करके अपने लिए न्याय करें, एक साम्यवादी व्यवस्था बनाएं और उसके आधार पर जो है कार्यवाही करें। तो 1967 में देश में शुरू हो गया नक्सलवाड़ी आंदोलन जिसको हम कहते हैं। और नक्सलवाड़ी आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसको जो आइडियोलॉजिकल नरिशमेंट, इसका जो वैचारिक पोषण था, वो दिया गया चारू मजूमदार और कानू सान्याल के द्वारा। और 1969 में सीपीआई एमएल यानी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाम का संगठन बना। यानी कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मार्क्स और लेनिन के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के काम करना शुरू किया न्याय प्राप्ति के लिए, यानी समाज में सामाजिक जो और सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव हैं रेडिकल तरीके से, उसको करने के लिए, तब सीपीआई एमएल ने एक ऑर्गेनाइजेशनल जो है लीडरशिप दिया नक्सलबाड़ी आंदोलन को। और 1970 के दशक में नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर जो पुलिस स्टेशंस थे, जो पुलिस लोग थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, जमींदार, बड़े बड़े जो किसान थे, उन सबको टारगेट करना शुरू किया। और टारगेट करके उन्हें ये मैसेज देना था कि वो अपने लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था खुद से वो सृजित करेंगे। और जब ये स्थितियां आगे बढ़ीं तो पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल अवैधानिक कार्यकलाप रोधी एक कानून बनाया और उसके माध्यम से नक्सलियों की धरपकड़ करनी शुरू की। ऑपरेशन स्टीपल चेस चलाया गया। इन सब माध्यमों से नक्सलियों को पकड़ने की कोशिश की गई। और नक्सलियों के जो सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल ब्रेन थे चारू मजूमदार, 1972 में उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद एक ठहराव सा आ गया और बाद में फिर 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश में फिर से शुरू हुआ नक्सलवाद का दूसरा फॉर्म, और उसको देखा जाता है पीपल्स वॉर ग्रुप के रूप में। पीपल्स वॉर ग्रुप का गठन कोंडापल्ली सीतारमैया ने किया था और कोंडापल्ली सीतारमैया ने बोला कि पीपल्स वॉर करना पड़ेगा, जो भी ऐसे राज्य सत्ता है उसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा और हम कोशिश करें कि हमारे हाथ में पावर हो, हम पैरेलल मतलब गवर्नमेंट चलाएं। और इस तरीके से इस उद्देश्य के साथ इन लोगों ने काम करना शुरू किया। और इसी कड़ी में 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट यानी सीपीआई-एम बना और उसने भारत में माओवादी हिंसा की शुरुआत कर दी। अब सवाल उठता है साथियों कि जो नक्सली हैं और जो माओवादी हैं वो भारत सरकार को और भारत सरकार के तंत्र को क्यों निशाना बनाते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नक्सली होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक अन्याय यानी जो असमानता की चीजें रही हैं उसको आधार बना करके उन्होंने 1967 में लड़ाई लड़नी शुरू की। बाद में उन्हें एक रिवॉल्यूशन का रूप दे दिया गया। माओवादी तमाम ऐसे नेता थे, उन्होंने और ज़्यादा अपना लीडरशिप मजबूत हो, अपनी राजनीति करने के लिए भी नक्सलियों को आगे प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल जो है टूल के रूप में भी नक्सलवाद विकसित हो गया। शुरू में तो जो नक्सलवाद शुरू हुआ था वो सामाजिक आर्थिक विषमताओं को खत्म करने के लिए हुआ था। यानी सरकार जो पॉलिसीज बनाती है, चाहे वो कृषि से संबंधित पॉलिसी हो, चाहे वो इरिगेशन से रिलेटेड पॉलिसी हो, या जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पॉलिसी हो, या अन्य प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स हो, अगर वो सब डिस्क्रिमिनेटरी हैं, भेदभावकारी हैं, तो उसके खिलाफ काम करने के लिए ये नक्सली काम करते थे सरकार के अगेंस्ट में।
लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने बड़े लेवल पर ये सोचा कि भारत का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, इसके पास कोई हैसियत या कैपेसिटी नहीं है, हम अपनी सरकार खुद से चलाएंगे। तो नक्सलियों ने अपने मन में ये ठान लिया कि वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, वो पैरेलल इकोनॉमी चलाएंगे, उनकी अपनी फोर्स होगी, उनकी अपनी आर्मी होगी, उनके अपने मिलिशियाज यानी छोटे छोटे सैन्य गुट होंगे और उसके माध्यम से वो काम करेंगे। इंडियन जुडिशरी में भी उन्होंने अपनी आस्था छोड़ दी कि भारत की जुडिशरी कुछ काम करने वाली नहीं है, वो केवल हमें ही आदिवासियों को टॉर्चर करेगी, और इसलिए उन्होंने अपने लिए जन अदालत खुद से खोला, कंगारू कोर्ट जिसे कहते हैं। तो नक्सली अपने इलाके में कंगारू कोर्ट के माध्यम से लोगों को सजा देता है, और इसलिए जुडिशियल जो डिस्पेंसेशन सिस्टम है इनका वो बिल्कुल ये अपने हिसाब से लेकर के चलते हैं। इसके साथ साथ ये जो सरकार मतलब राज्य सत्ता है उसको नष्ट करने की भी बात करते हैं। तो इसके क्रम में जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो या किसी स्टेट पुलिस के जवान हो, इन सबको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। उद्योगपति, पूंजीपति, बिजनेसमैन, इन सबको निशाना नक्सली बनाने की कोशिश करता है, किडनैप करता है। ब्यूरोक्रेट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी हैं उन सबको किडनैप करके ये सीधे जो है फिरौती मांगते हैं और उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। इसके साथ साथ ये जो इलेक्शंस वगैरह है उसमें विश्वास नहीं करते, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर भी विश्वास नहीं करते, सीधे उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं यानी जो बिल्डिंग्स है, सरकारी भवन है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, इन सबको ये नष्ट करते हैं। सरकार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो या रोड हो, हाईवेज हो, उन सबको नष्ट करने की कोशिश करना, मोबाइल टावर उखाड़ फेंकना, ये सारे काम करके वो एक गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट करते हैं कि सरकार जो है ये सब काम नहीं कर सकती। जो असली गवर्नेंस होगा वो नक्सली ही दे सकता है। नक्सली ही एक नया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू करेगा, जो फेयर और सबसे अच्छा लोकतंत्र है, या जो सबसे अच्छा समाजवाद है, या जो सबसे अच्छा साम्यवाद है, वो नक्सली ही ले आ सकता है। भारत सरकार के पास ऐसा सब करने की क्षमता नहीं है। तो भारत सरकार की छवि को धूमिल करते हुए नक्सलियों ने इस तरीके की कार्रवाई की, और इनसे निपटने के लिए ढेर सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाए गए। छत्तीसगढ़ में कोया कमांडोज है, बस्तरिया बटालियन है, ब्लैक पैंथर फोर्स है, ये सब नक्सलियों से निपटने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने बात किया कि C60 कमांडोज महाराष्ट्र में काम करता है, आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड काम करता है, इसी तरीके से जैगुआर एलीट फोर्स जो है झारखंड में नक्सलियों से निपटने का काम करता है। और खासकर हमारा जो सीआरपीएफ है उसको ये विशेष अधिकार दिया गया है कि वो नक्सलियों से निपटने की कोशिश करे। तो जहां जहां नक्सलवाद है वहां सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। सीआरपीएफ तमाम ऑपरेशंस चलाती है, काउंटर नक्सल ऑपरेशंस चलाती है, जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, ऑपरेशन चक्रबंधा चलाया गया। तो ये सब करके, और कैमूर रीजन है, जो अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहां नक्सलवाद बहुत ज़्यादा चरम पर था, उन सब से लिबरेट कराया सीआरपीएफ ने समय समय पर ऐसा काम करके। तो कहने का आशय ये है कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस के साथ साथ हमने नक्सलवाद के प्रभाव को डिमिनिश करने की कोशिश की, और इसमें हमें सफलता भी मिली। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि जब तक हम डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे इन सब इलाकों में, तब तक हमें बढ़िया जो है आउटकम नहीं मिल सकता। क्योंकि मुद्दा ये है कि चाहे माओवादी हो चाहे नक्सली हो, वो बहुत लंबे समय तक युद्ध कर पाता है भारत सरकार के अगेंस्ट में। तो उसके पीछे का जो फोर्स है वो ये है कि ये पीपल्स वॉर करता है। आम जनता को, जो आदिवासी जनता है इन सब भारतीय राज्यों की, उनको अपने युद्ध से जोड़ लेता है, जिसके चलते ये बहुत कठिन हो जाता है कि इनसे कैसे निपटा जाए। इसलिए जरूरी है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, चाहे वो झारखंड में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, केरल में है, इन सब के मन में ये भाव आए कि भारत सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, और उन्हें नक्सलियों और माओवादियों के ग्रुप से नहीं जोड़ना है, उन्हें पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का पार्ट नहीं बनना है, उन्हें माओवादियों की तरफ से नहीं लड़ना है भारत सरकार के खिलाफ। अगर ये चीज उनके मन में आएगी तब जाकर के
ज़्यादा बड़ा समाधान हमें दिखेगा। और भारत सरकार ने इसीलिए ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया कि नक्सल अफेक्टेड और माओइस्ट अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उन सब में समावेशी विकास किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाए, हाईवेज, रोड, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स अलग अलग प्रकार की वो सब बनाए जाएं। जो मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदिवासी इलाकों में बढ़ रही है उसमें कमी लाई जाए, किस तरीके से इनको अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ, ये सब सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसके साथ साथ टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज यानी दूर संचार सेवाएं दी जाएं, इन्हें इनके लिए मोबाइल टावर लगाया जाए, एटीएम वगैरह लगाया जाए, फिनेंशियल इंक्लूजन इनके लिए किया जाए। यानी अगर ये वित्तीय सेवाएं इन्हें नहीं मिल रही हैं, इन्हें माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सस्ते दर पर जो है ब्याज पर, सस्ते ब्याज पर इन्हें लोन नहीं मिल रहा है, तो वो सब सुविधाएं इन्हें कैसे मिलेंगी, इसके लिए सरकार काम करती है। एटीएम्स को खोलना, बैंक की शाखाएं खोलना नक्सल प्रभावित इलाकों में, और उसके साथ साथ जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैं उसको 15,000 से अधिक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में सरकार ने लगाया ताकि वहाँ पर फिनेंशियल लिटरेसी, जो वित्तीय साक्षरता है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सब तमाम काम करके नक्सलवाद से निपटने की कोशिश की गई है। और वर्तमान समय में जो सरेंडर वाली पॉलिसी है, यानी कैसे अलग अलग जो नक्सली और माओवादी हैं उनको सरेंडर कराया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। कि त्रिपुरा है या और भी ऐसे तमाम स्टेट्स हैं जो कहते हैं हम 6 लाख रुपए देंगे, आप सरेंडर करिए और हम आपको सही प्रकार का एक रोजगार देंगे, हम आपको किसी बिजनेस में लगाएंगे। जैसे केरल भी कहता है, केरल की वो जो है चाय बागान या बागवानी के क्षेत्र में वो कोई भी ऐसा जॉब दे सकता है जो भी सरेंडर करेगा। तो इस सब पॉलिसी के माध्यम से धीरे धीरे नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव कम हो रहा है। पहले एक समय ऐसा था जब इंडिया में 18 राज्य यानी पूरा आधा से अधिक जो भारत था वो रेड कॉरिडोर के दायरे में आता था, यानी नक्सल और माओवाद प्रभावित था। लेकिन अब धीरे धीरे वो संख्या घट गई है, 10 राज्यों के 38 जिलों तक रह गई है। तो नक्सलवाद और माओवाद दोनों को ही हम बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शब्द में ही ये दोनों शब्द आ जाते हैं, ऐसा हमारा होम मिनिस्ट्री कहता है। तो वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए समावेशी स्तर पर काम करने की जरूरत है और भारत के विभिन्न राज्य इस पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल में एक बिल पास किया है जिसमें अर्बन नक्सल से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि तमाम अर्बन सेंटर्स में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन सब में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में नक्सलवादी और माओवादी विचारधारा फैल रही है और उसके सिंपैथाइजर्स, उसके सहानुभूतिकर्ता भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए भी महाराष्ट्र के द्वारा बिल लाया गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं अगर बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में की जाएंगी, टेरर जो फंडिंग है, मतलब कैसे माओवादियों और नक्सलियों को जो पैसा अलग अलग जगहों से मिलता है, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कहाँ कहाँ से उन्हें पैसा मिलता है, इसके नेटवर्क को क्रश कर दिया जाए। कैसे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे इन एरियाज़ का सर्विलांस करके ऐसे नक्सलियों और माओवादियों की धरपकड़ की जाए। कैसे यूएपीए कानून के माध्यम से इन्हें सीधे अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब अनलॉफुल संगठन, बैंड और टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। ये सारे काम किए जाते हैं। तो भारत सरकार ने भारत में माओवादी हिंसा को बढ़ाने वाले सबसे बड़े संगठन सीपीआई-एम को यूएपीए कानून 1967 के तहत एक प्रतिबंधित और आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। और इस तरीके की कार्रवाई के माध्यम से ही भारत में नक्सलवाद और माओवाद में कमी आ सकती है और धीरे धीरे इसका पूरा खात्मा भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड में हम लोगों ने नक्सलवाद के बारे में जाना। आगे किसी और विशेष मुद्दे पर और उसके विभिन्न आयामों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार।